गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या है बच्चों? ऑप्टिक्स इज द साइंस ऑफ लाइट। साइंस ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज ऑप्टिक्स। यहाँ पर ऑप्टिक्स के दो पार्ट होंगे। एक को बोलेंगे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ पर हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे, और ज्योमेट्री का यूज तभी हम कर पाएंगे जबकि लाइट को हम स्ट्रेट लाइन मानते हैं। और इसको हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, जहाँ कि हमने नाम लिख दिया यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स। इसका मतलब इस पोर्शन में हम लाइट को वेव मानेंगे। इसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलेंगे। इसको हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्लास 10th का प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है पूरे लाइट का। रिफ्लेक्शन हमने बता दिया है। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर हमने बताया है आपको। यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ दो पार्ट में हम इसको कर देते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। देखो ये पोर्शन बच्चों, ये जब ये 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उस समय सीबीएसई सिलेबस से इसको हटा दिया है इस साल के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसलिए हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया है और उसको क्लास 10th के प्ले लिस्ट में मैंने डाल दिया है। उसको आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन सिलेबस हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लास 12 सीबीएसई सिलेबस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो हम यहाँ पर जानते हैं बच्चों रिफ्रैक्शन क्या है। पहले तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस आप समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन के लिए हम वहाँ पर बताए हुए हैं द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम। यदि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है एंड द पाथ ऑफ लाइट इज चेंजिंग, देन दैट फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है आप लिखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction of light is the phenomenon of change of path of light when the light travels from one medium to another medium of different optical densities। डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, हमने डिफ्रैक्शन का डिफिनेशन लिखवाया है, इज द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर उसका पाथ चेंज हो रहा है। लेकिन हमने एक चीज़ और यहाँ पर लिखवा दिया, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में तो जा रहा है विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बच्चों? डेंसिटी के विषय में आप पढ़ चुके हैं, शुरू से बहुत पहले से आप डेंसिटी आप पढ़ रहे हैं। टाइम टू टाइम उसका डिफिनीशन और उसका कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे सबसे पहले आप मास अपन वॉल्यूम पढ़े थे, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम डेंसिटी बोलते थे। फिर क्लास 12 में आप क्या पढ़े हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़े हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी का कंसेप्ट है बच्चों विद द स्पीड ऑफ लाइट। चूंकि लाइट आप पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी, जब ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पर समझ लीजिए, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, इस बात को आप थोड़ा लिख लीजिए। द स्पीड ऑफ लाइट is greater in
in the medium of lower optical density, लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी। यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा विद द लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वाइस वर्सा, एंड द वाइस वर्सा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का भी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बोलते हैं भाई? जहां पर स्पीड अधिक है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड अधिक है, वहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? वहां उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, एंड वाइस वर्सा हमने बताया हुआ है। तो बच्चों, व्हाट इज बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? इट्स स्पीड चेंजेज। तो द चेंज इन स्पीड इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि स्पीड चेंज नहीं हुई, ऐसा भी संभव है कि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उसका स्पीड सेम रह गया। यदि ऐसा होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हमने डिफिनीशन में कहा है। तो नाउ व्हाट इज रूल ऑफ रिफ्रैक्शन? आप पढ़ेंगे रूल ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है, रेयरर ऑप्टिकल डेंसिटी, लोअर ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसको बोलेंगे। इसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं और इसको डेंसर मीडियम बोलते हैं। मान लीजिए एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, एंड द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो इसमें क्या हो रहा है? जो है रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको ध्यान रखना है। एंड व्हेन सेकेंड व्हेन द रे ट्रेवल्स, मान लो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पर ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो, इसको हम रूल बोलेंगे। ऐसा क्यों है भाई? यहाँ पर देखिए, इसका मतलब कि यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, इस मीडियम के तुलना में इस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इस मीडियम के तुलना में इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गई। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है। यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट अधिक है। तो वैसे याद रखने के लिए आप जब आपको याद रखना है, हो सकता है कंफ्यूज कर जाए, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो ये बेंड होगा कि बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। इसको आप याद रखिए। जैसे ही रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। तो जब आपका स्पीड कम हो जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? आप अपने पेरेंट्स की तरफ की ओर जाएंगे। मान लीजिए इस नॉर्मल को आप पेरेंट्स मान लीजिए। जब आपके पास पैसा कम हो जाएगा तो आप किधर जाएंगे? आप अपने माँ बाप की तरफ जाएंगे, नॉर्मल की ओर जाएंगे। और जब आपकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई, यहाँ स्पीड कम हो गई, आप अपने नॉर्मल की ओर गए, पेरेंट्स की ओर गए। यहाँ पर जब आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कहाँ चले जाएंगे? आप माँ बाप को छोड़ करके सीधा अमेरिका चले जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जब आपका स्पीड बढ़ गया, स्पीड किस मीडियम में बढ़ेगा भाई? रेयरर मीडियम में बढ़ेगा, तो आप नॉर्मल से दूर हो जाते हैं। आप कहने का मतलब यहाँ रे ऑफ लाइट की बात होती है। और जब आपकी स्पीड कम होती है, जब आपकी स्पीड कम होती है तो आप किधर झुकते हैं? आप नॉर्मल की ओर बेंड होते हैं। तो ये हमने याद करने के लिए बताया। आपको यदि बुक एग्जाम में लिखना होगा तो ये सब चीज़ आप नहीं लिखेंगे। आप वहाँ पर केवल ये लिखेंगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, नाउ ये तो रूल रहा। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लॉ है। कौन कौन सा भाई? आप देखिए,
मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है और जहाँ पर रे इंसिडेंट हो रही है वहीं पर हम नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये सपोज ये रेयरर मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, इसको हम रेयरर बोल रहे हैं, और ये सेकेंड मीडियम है, ये डेंसर है, सपोज हमने मान लिया। तो ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट रूल क्या है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in same plane. इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर इस केस में सभी के सभी प्लेन के ब्लैक बोर्ड के ही प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो रिफ्रैक्टेड रे इधर चली गई, ऐसा नहीं होता है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे सभी के सभी एक ही प्लेन में होते हैं। इस केस में सभी के सभी ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। द इंसिडेंट रे normal at the point of incidence, normal at the point of incident and the refracted ray all lie in same plane। तो इसको फर्स्ट लॉ हम बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ। आप इसको नोट कर लेंगे। नाउ व्हाट विल बी द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? सेकेंड लॉ देखो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between the refracted ray and the normal, this angle is known as refracted ray। तो आपको ये पता होना चाहिए the ratio of angle, the ratio of sine of angle, the ratio of sine of angle of incidence and the angle of refraction, the ratio of sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant, that is what, that is sine of I upon sine of R, this is constant। और इस constant का क्या नाम है भाई? इसी constant को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट का क्या नाम है? इस कांस्टेंट को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। देखिए, जिसमें रे जा रही है, फाइनली रे कहाँ से आ रही है भाई? फर्स्ट मीडियम से। और रे किस में इंटर कर रही है? सेकेंड मीडियम में। तो जिसमें रे इंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ से रे आ रही है उसके रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देखो बच्चों, और साथ ही इसको और क्या कह सकते हैं? इसको और भी हम बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in first medium to the speed of light in second medium, speed of light in first medium to the speed of light in second medium, this is equal to 1 mu 2। ये कांस्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, यदि ये एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल भी बढ़ेगा।
और ये जो रेशियो है उस रेशियो को ही हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जिसमें रे जा रही है। रे किस में जा रही है बच्चों? सेकेंड मीडियम में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। नाउ अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अच्छा देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल की तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गई। तो ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट करेगी, दैट मेजर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट करेगी, दैट मेजर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये इसका फिजिकल मीनिंग हुआ। अब सुनो देखो बच्चों, नाउ अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो, ये जो फर्स्ट मीडियम यदि हमारा एयर हो जाए तो ये आप लिखेंगे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is the ratio of speed of light in vacuum या air to the speed of light in that medium। यदि लाइट वैक्यूम से उस मीडियम में आ रही है तो हम उसको बोलेंगे दैट विल बी द अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। इट मीन्स जैसे हम मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, यदि ये एयर से आ रहा है तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम c लिखते हैं और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को यदि हम v1 कहें तो a μ1 का मतलब हो गया c/v1। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको हम v2 हम लिख रहे हैं। ये पूरा लिख लोगे बच्चों। तो ये अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी आपको जानना है। यदि रे ऑफ लाइट एयर से किसी मीडियम में आ रही है तब हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब जो ये अभी हम फार्मूला लिखे हुए हैं, हेंस साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। यहाँ दो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। v1 अपॉन v2 दिस इज इक्वल टू 1 μ2 इसको हम बोल रहे हैं 1 μ2। 1 μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसको आप लिखे हुए हैं v1 अपॉन v2। ओके, नाउ साइन आई बाई साइन आर, इसको आप लिख सकते हैं v1 अपन v2 को बच्चों लिख सकते हो c अपान v2 c अपान v1, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि v1 ऊपर चला जाएगा, हमने c का दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। क्योंकि c और c कैंसिल आउट हो जाएगा तो यही चीज़ बच गया। तो साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखेंगे आप? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर को हम लिख सकते हैं, ये 1 μ2 तो है ही, दिस इज इक्वल टू c अपॉन v2 क्या है? दिस इज अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसको हम μ2 बोलेंगे, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। और ये क्या हो गया बच्चों? अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। एयर के रिस्पेक्ट में है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा उसको ए यहाँ सो ही करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम, चूँकि एयर के रिस्पेक्ट में होता है तो ए को हमेशा हम लिखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये किसके रेस्पेक्ट में? तो उसका मतलब है एयर के रेस्पेक्ट में। यदि हम यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, केवल हम μ2 अपॉन μ1 हम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ही हुआ कि किसके रेस्पेक्ट में भाई? एयर के रेस्पेक्ट में, नहीं एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है? भगवान होते हैं, वैक्यूम होता है, एयर होते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे। और जो V1/V2 आप लिखे थे उसको भी आप नोट करिए, ये V1/V2। V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? देखो बच्चों, यदि रे ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियम से आ रही है और डिफरेंट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस आर टेकिंग प्लेस, और फाइनली उसको यदि एक जगह से हम उसको क्या कर दें, रिफ्लेक्ट कर दें, उसको हम बैक कर दें, तो रे जैसे जैसे आई थी वैसे वैसे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इस बात को लिखिए, प्रिंसिपल, यदि आप मान लीजिए स्कूल आते हैं और स्कूल से सीधे आपको लौटा दें 180 डिग्री पर, तो आप जैसे जैसे आए थे, आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले जाएंगे। आप जाएं चाहे न जाएं, लाइट जरूर जाएगी। तो आप इस बात को लिखिए, इफ लाइट आफ्टर सफरिंग, इफ लाइट आफ्टर सफरिंग number of reflections and refractions, suffering any number of reflections and refractions, any number of reflections and refractions has its final path, has its फाइनल पाथ रिवर्स्ड, फाइनल पाथ रिवर्स्ड, फाइनल पाथ को हमने रिवर्स कर दिया। इस डायरेक्ट फिगर को भी बना लेंगे आप, फाइनल पाथ को रिवर्स कर दिया गया है। देन इट रिट्रेसेस इट्स होल पाथ, कंप्लीट पाथ, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने का मतलब जैसे जैसे आई थी फिर वैसे वैसे चली जाएगी। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, यहाँ पर फिगर भी बना लेंगे, फिगर बना के इसको आप लिख लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जो हम आपको बताए हुए थे उसके बेसिस पर आप देख लीजिए। मान लीजिए कि ये जो ब्लैक हम रे इंटर कर रही है और दूसरे मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में, जो एरो हमने ब्लैक से लिखा हुआ है। तो इफ द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम to the second medium, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट, चूंकि रे जा रही है सेकेंड मीडियम में, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू व्हाट? अभी आप पढ़े हुए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, V1/V2 आप लिखेंगे, V1/V2, इसको इक्वेशन 1 लिखिए। और जब पाथ को रिट्रेस कर दिए, इफ द पाथ इज रिट्रेस्ड, इफ द path of light is retraced, if the path of light is retraced, then हम क्या लिख सकते हैं, या चूंकि रे 1 में चला गया तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड होगा। यहाँ से पाथ को रिट्रेस करेंगे तो रे किधर चली गई, रे फर्स्ट मीडियम में चली गई, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कहाँ से, सेकेंड मीडियम से। अब दिस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 and 2,
multiplying 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 क्या है 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब 1 म्यू 2 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको बच्चों इस चीज़ को आप लिख लीजिए पूरे अच्छे ढंग से। नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, चलिए आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया, मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग मीडिया आपको दिया हुआ है, उसमें हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव मीडिया। ओके, तो देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट मीडियम है, एक फर्स्ट मीडियम है एयर है, ये सेकेंड मीडियम है ये लिक्विड है, और थर्ड मीडियम है ये ग्लास है, और फिर रे एयर में चली आई, रे इंसिडेंट कर रहा है, एयर से किस में आ रहा है बच्चों, एयर से लिक्विड में आ रहा है, तो आपको पता है रेयरर से जब डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, ये हो गया। फिर जब रे लिक्विड से ग्लास में गया तो ग्लास तो फिर वंस अगेन ये डेंसर है इन कंपेरिजन टू लिक्विड, तो एक बार फिर ये नॉर्मल की ओर एक बार फिर आया, नॉर्मल की ओर फिर झुक गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रे ग्लास से एयर में जा रहा है, तो फिर क्या हो गया, ये नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली आप देख रहे हैं, तो ये रे और ये रे दोनों पैरेलल है, ये रे और ये रे दोनों पैरेलल हैं, और ये जो साइड्स आप देख रहे हैं ये भी पैरेलल है। इस केस में आप यदि ये साइड और ये साइड पैरेलल्स हैं और ये रे पैरेलल हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट। अब देखो बच्चों, मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जब रे फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई, दैट इज जब लिक्विड में गया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ R1 हो गया इसका। फिर ये भी, यदि ये एंगल R1 है तो ये भी R1 होगा, अल्टरनेट एंगल। फिर देखो बच्चों, ये एंगल कितना है, ये R1 है, तो मान लीजिए ये R2 है। अब ये जब R2 होगा तो ये भी R2 होगा वंस अगेन, क्यों, बाय अल्टरनेट एंगल, ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा। और ये चूंकि लिक्विड से ग्लास में आया तो नॉर्मल की ओर बेंड हो चुका है, इसलिए ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया इस केस के लिए। इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। जब रे ग्लास से एयर में आया तो ये रे क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये रे रिफ्रैक्टिव रे हो गया। ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल इफ दिस साइड इज ट्रांसवर्सल। तो आप इस पॉइंट को नाम रख दें, यदि ए बी सी यदि हम नाम रखते हैं तो आप लिखेंगे व्हेन द राइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू लिक्विड, व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू लिक्विड, एयर से लिक्विड में चला गया, वाटर में चला गया, लिक्विड ठीक है, ओके, वाटर जो भी लिखना है आप लिखेंगे, एयर टू लिक्विड में चला गया, वाटर में चला गया, लिक्विड में गया, जो भी लिखना होगा। तो आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, चूंकि रे लिक्विड में गया है तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में। नाउ सेकेंड मीडियम, व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम, when the ray travels from liquid to glass,
लिक्विड से ग्लास में गई, देन क्या लिखेंगे आप बोलिए? साइन ऑफ R1, अब चूंकि देखो लिक्विड से ग्लास में गया ना, तो साइन ऑफ R1 अपॉन साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू, चूंकि ग्लास में गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड. नाउ दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड. सिमिलरली लास्ट में आप क्या लिखेंगे? व्हेन द रे ट्रेवल्स, पूरा आप लिख लीजिए फिगर बना करके, वीडियो पॉज करके पूरा आप लिख लीजिएगा. सिमिलरली फाइनली व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम glass to air, finally when the ray travels, finally the ray of light travels from what? From liquid, from glass to air, फिर एयर में चला गया, travels from the glass to air, ग्लास से एयर में जा रहा है. देन अब क्या लिखेंगे? क्योंकि एयर में रे चला गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कहाँ से? ग्लास से, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हम लिखेंगे. रे जहाँ जा रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका साइन के टर्म में ये क्या हो गया बच्चों? दिस साइन R2 अपन साइन E. ये इक्वेशन थर्ड हो गया. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड. अब हम यहाँ पर मिटा दे रहे हैं आपको. मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड थर्ड, मल्टीप्लाइंग 1, 2 एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिएगा. तो पहला क्या था भाई? साइन I बाई साइन R1. दूसरा क्या था? साइन R1 अपान साइन R2. थर्ड क्या है? साइन R2 अपान साइन E. ये हो गया. दिस इज इक्वल टू व्हाट? पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये चीज़ हो गया. तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आया. साइन R1 कैंसिल आउट हो गया. तो अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट ये ध्यान रखना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, इस बात को ध्यान रखेंगे. I इज इक्वल टू E. यदि ये साइड पैरेलल हैं और ये पैरेलल हो जाता है, देन एंगल, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये और ये पैरेलल है, तो हम ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया. और यदि I और E भी बराबर हो जाए, देन ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, क्योंकि I और E बराबर हो गया तो ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा. देन A म्यू L इंटू L म्यू G इंटू G म्यू A, दिस इज इक्वल टू 1. ये सब मिला जुला क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा. देन what will be L mu G? hence L mu G का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड. यानी जब ग्लास को हम लिक्विड में रख देते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो दैट विल बी 1 अपान A म्यू L इंटू G म्यू A. आप देखेंगे तीनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस L म्यू G इज इक्वल टू G म्यू A को क्या लिख सकते हैं? 1 अपान A म्यू G लिख सकते हैं. यहाँ हम इसको लिख दिए A म्यू G अपान A म्यू L, ये हम लिख सकते हैं. क्यों? बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सिंस बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में क्या लिखे हैं? अभी आपको बताया गया है कि 1 अपान G म्यू A इज इक्वल टू A म्यू G.
या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में लिखे हुए हैं 1/g mu a इज इक्वल टू a mu g। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हम ये लिखे हुए हैं। तो ये रहा बच्चों। अब इस पर एक आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आप ध्यान रखिएगा, यदि हम ग्लास को लिक्विड में डुबा दें और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात जब हम कर रहे हैं इसका मतलब उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लिक्विड का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। आप एक क्वेश्चन बल्कि लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्वेश्चन है यह, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्वेश्चन हम कह दे रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज if the refractive index of a liquid is 4/3 and the refractive index of glass, this is equal to what, 3/2 is 3/2, then find the refractive index of the glass with respect to liquid। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड आपको निकालना है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, सोल्यूशन में आप आ जाएंगे। सोल्यूशन वेरी इजी, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड निकालना है। इसके लिए अभी फार्मूला हम निकाल चुके हैं, दिस इज इक्वल टू a mu g अपॉन a mu l। a mu g दिया हुआ है ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और लिक्विड का दिया हुआ है 4/3, देन दैट विल बी 9/8। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। नाउ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आप देखिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो जब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, यानी यहां पर देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट ग्लास स्लैब, यहाँ हम डिस्कस लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो हमने केस लिया वो कौन सा भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट ग्लास स्लैब। कंपोजिट ग्लास स्लैब के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपोजिट ग्लास स्लैब। अब देखो बच्चों, आपको ग्लास स्लैब दिया हुआ है, मान लीजिए आपको एक ग्लास स्लैब दे दिया, ये ग्लास स्लैब दिया हुआ है और दिस इज इंसिडेंट रे, आपको पता है ये इंसिडेंट रे हो गया। नाउ दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये एयर है यहाँ पर, और जब ये ग्लास है, ये क्या हो गया बच्चों, ये ग्लास हो गया। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती हो, नाउ इट विल बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। और जब रे ग्लास से एयर में चला गया, नाउ इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एयर ग्लास, और फिर ये एयर में चला गया। अब सुनो, देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे रहा और ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे रहा। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज व्हाट, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज, इस BM को ही हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो BM डिस्टेंस हुआ, आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल्कि लिखते हैं द परपेंडिकुलर
distance, the perpendicular distance between the incident ray, between the incident ray and the emergent ray, is called lateral displacement. It's called lateral displacement. तो आप इस चीज़ को लिख लीजिए, lateral displacement क्या है. lateral displacement हम बोलते हैं या lateral shift भी बोलते हैं. तो फिगर दिया हुआ है, फिगर में आप लोग लिख सकते हैं. lateral displacement बोलते हैं या lateral shift भी हम बोलते हैं. ओके, सब लोगों ने लिख लिया इसको. अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ये आपको पता है, इंसिडेंट रे. ये तो नॉर्मल हो गया. इसको दिस डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट ये हो गया. इस पॉइंट को आपने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको एम लिख दिया. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको मालूम हो गया. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखो ये आई है, ये आर है, तो ये एंगल कितना होगा. ये एंगल हो गया बच्चों आई माइनस आर. नहीं, क्योंकि इसको यदि आप ले रहे हैं तो वर्टिकली ये पूरा का पूरा आई हो जाएगा. ये आर है तो आई माइनस आर. ये बी एम है. और ये जो हम ग्लास स्लैब लिए हुए हैं उसका मान लीजिए कि उसका डेप्थ डी है. ग्लास स्लैब जो हम लिए हुए हैं उसका डेप्थ क्या है बच्चों, डी है. तो अब जरा देखिए, इन ट्रेंगल इसको आप एन मान लीजिए या एल मान लीजिए. इन ट्रेंगल ए एल बी, इन ट्रेंगल ए एल बी, कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट. कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस ए एल अपॉन हाइपोटेनियस ए बी. ए एल क्या है, ए एल तो डी है, डी अपॉन ए बी. तो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू डी बाई कॉस ऑफ आर. इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस ऑफ आर. नाउ इन ट्रेंगल ए बी एम, इन ट्रेंगल ए बी एम. ए बी एम में हम क्या लिख रहे हैं बच्चों. अब देखो, साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी एम, जिसको कि नॉर्मल शिफ्ट बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है. तो नाउ हेंस साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू बी एम. ए बी की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ए बी की जगह पर डी अपन कॉस आर लिखेंगे. ए बी की जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, डी अपन कॉस ऑफ आर. कॉस आर ऊपर चला जाएगा. कॉस ऑफ आर कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1. ये आप लिख सकते हैं. तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए. तो बी एम इज इक्वल टू व्हाट, बी एम जिसको कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे थे या लेटरल शिफ्ट हम लोग बोल रहे थे. तो बी एम इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस ऑफ आर साइन आई माइनस आर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. बी एम क्या है भाई, नॉर्मल शिफ्ट, सॉरी लेटरल शिफ्ट. लेटरल शिफ्ट के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर. इसका मतलब लेटरल शिफ्ट किन किन बातों पर डिपेंड किया. पहले कंडीशन आप लिख लेंगे. कंडीशन आप लिख लीजिए. कंडीशन आप देख लीजिए. देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन, इफ आई इज इक्वल टू पाई बाई टू. पाई बाई टू का मतलब यदि रे इधर से आ रही है, इसको ग्रेजिंग एंगल भी बोलते हैं.
इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेजिंग एंगल बोलेंगे। ग्रेजिंग एंगल का केस में मतलब कि यदि रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के साइड के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, देन बी एम इज इक्वल टू लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डी अपान कॉस ऑफ आर साइन 90 माइनस आर। तो साइन 90 माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट, डी अपन कॉस ऑफ आर साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस आर, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट इज डी। तो इस केस में नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा भाई, इक्वल टू डेप्थ ऑफ द ग्लास स्लैब इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द स्लैब, ग्लास स्लैब। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। और इफ आई इज इक्वल टू जीरो, देखो बच्चों, इफ आई इज इक्वल टू जीरो, यदि आई जीरो हो गया तो आर भी जीरो होगा, आई जीरो हो गया तो आर भी जीरो होगा। तो ये ऊपर के टोटल टर्म क्या हो गए, जीरो हो गए। और कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो 0/1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी यदि रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रही है ग्लास स्लैब के, तो उसमें कोई नॉर्मल शिफ्ट नहीं होगा। इसको सेकेंड में लिख सकते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 0 देन आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई नॉर्मल शिफ्ट तो होगा नहीं, कोई चेंज तो होता नहीं है। यदि आई 0 हो गया तो आर भी 0 हो जाएगा। देन अप्रॉक्सीमेटली 0 भी लिख सकते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0। तो देन बी एम इज इक्वल टू वाट, बी एम इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0/1 दैट इज 0, दैट इज नो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, नो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, नो लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। यदि रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है तो कोई भी लेटरल शिफ्ट नहीं होगा। और देखो बच्चों, अब ये जो नॉर्मल शिफ्ट, सॉरी लेटरल शिफ्ट है, वो किन किन बातों पर डिपेंड किया। लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पर लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है बच्चों। इस बात पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर डिपेंड किया। दूसरा और किस बात पर डिपेंड करता है, डी पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इस बात पर डिपेंड किया। और थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तो म्यू कहीं आया नहीं है, ये जो पूरा टर्म देख रहे हैं इसमें कहीं म्यू नहीं आया है। देन म्यू के जगह पर आप क्या लिखेंगे, फिर कैसे आपको पता चलेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, म्यू तो कहीं है नहीं। तो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं, तो ये म्यू आ जाएगा यहाँ पर। एक्चुअली म्यू यहाँ पर हिडन है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आल्सो, बी एम इज इक्वल टू डी अपान कॉस ऑफ आर साइन आई। इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो साइन आई इंटू कॉस आर माइनस कॉस आई इंटू साइन आर, ऐसे आप लिख सकते हैं। कॉस आर को थोड़ा इनसाइड इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो साइन आई, कॉस आर तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कॉस आई साइन आर बाई कॉस आर, दैट इज tan ऑफ आर। तो tan ऑफ आर की वैल्यू आप लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बट साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ आर इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो जब साइन आर आपको पता हो गया तो tan आर आप लिख सकते हैं, यहाँ tan आर ही तो हमको चाहिए। तो tan आर इज इक्वल टू व्हाट, हेंस tan आर
हेंस tan r कितना हो जाएगा बोलो बच्चों, tan r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट साइन ऑफ tan r इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ r इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है साइन i है, तो हाइपोटेनियस क्या हो गया साइन i का होल स्क्वायर प्लस a म्यू g का होल स्क्वायर, ये tan ऑफ r हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप आप कर दीजिए, ये वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट पता हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू डी साइन ऑफ आई माइनस कॉस ऑफ आई, tan आर की जगह पर साइन आई अपान अंडर रूट साइन आई का होल स्क्वायर प्लस ए म्यू जी का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको जो आप देख रहे हैं ना, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन बातों पर डिपेंड किया, डी पर डिपेंड किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड किया। ये इस ढंग से इसका ज़रूरत होगा तो जैसा जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर आप उसको काम करिएगा उस हिसाब से। तो नाउ नॉर्मल शिफ्ट, अब नॉर्मल शिफ्ट जरा आप देखिए, रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, मान लीजिए कोई एक बकेट दिया हुआ है और उस बकेट में कोई एक कॉइन गिर गया है, नॉर्मल शिफ्ट की बात हम कर रहे हैं, नॉर्मल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चों कि कोई आपको बकेट दिया हुआ है, सपोज यू हैव गिवन दिस बकेट, और इस बकेट में कोई कॉइन है, कॉइन रखा हुआ है। आप घर पे भी देख सकते हैं, आप अभी जाके घर पे देखिएगा, घर में कोई बकेट है और बकेट में कोई कॉइन आप नीचे गिरा दीजिएगा तो आप देखेंगे कि कॉइन जो अपना उसका रियल डेप्थ है ना, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। जो कॉइन है अपने रियल डेप्थ से ऊपर दिखाई देता है। कॉइन यहाँ पर गिरा दिए हैं, यहाँ पर कॉइन है। अब कॉइन दिखेगा कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, डेप्थ डी है, यहाँ भी हमने डेप्थ डी मान लिया। अब देखो ऊपर से आप देख रहे हैं, तो जब ऊपर से आप देख रहे हैं तो दो रे लेंगे, एक ऑब्लिक्यूली ले लिए और दूसरा नॉर्मल ले लिए। अब क्या, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं, ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड है। जब रे लिक्विड से एयर में जा रहा है, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा नॉर्मल से दूर भाग गया। और ये जब रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो जब रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है तब तो कोई डेविएशन होता नहीं है, ये अनडेविएटेड चला गया। तो ये रे अनडेविएटेड चला गया और ये डाइवर्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो कहीं मिलने का चांस तो है नहीं, इस रे और इस रे के कहीं मिलने का चांस है, कहीं नहीं चांस है। इसलिए इसको हम पीछे, यदि बैकवर्ड हम प्रोड्यूस्ड करें, बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड करें तो वो पीछे, बैकवर्ड आप प्रोड्यूस करिए इसको, इसको भी पीछे प्रोड्यूस करिए। तो ये जो पॉइंट ओ था वो ओ डैश पर दिखाई देगा, जो पॉइंट ओ है वो कहाँ पर दिखाई देगा बच्चों, ओ डैश पर दिखाई देगा। तो यानी कॉइन आपका नीचे है लेकिन दिखाई देगा ऊपर, कॉइन है डेप्थ में है, गहराई में है, लेकिन दिखाई देगा ऊपर। एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ना होता है, लेकिन आपको लगेगा कि बस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है डेली 8 घंटा, लेकिन आपको लगता है कि केवल 4 घंटा में हमारा काम हो जाएगा। तो यही नॉर्मल शिफ्ट हुआ। और उसके लिए आप मान लीजिए कि 2 मीटर नीचे है या 2 फीट नीचे है कॉइन, और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं, वो दिखाई दे रहा है 1 फीट पर है, प्रिपेयर्ड है उसको निकालने के लिए। आप ध्यान दिए होंगे कभी कभी जाड़े के समय में ऐसा आपके समय आया होगा कि कॉइन बकेट में गिरा हुआ है, उसको निकालने की आपकी कोशिश किए, अब पूरा का पूरा शर्ट और स्वेटर सब भीग गया। क्यों? क्योंकि आप तो उसको 1 मीटर, वो तो है 2 फीट नीचे, और उसको आप समझ रहे थे कि 1 फीट पर ही है, तो बाकी क्या हुआ, 1 फीट और नीचे चला गया हाथ आपका। तो ये कितना नॉर्मल शिफ्ट हो रहा है, इसके विषय में हमको जानना है बच्चों। यहाँ पर देखो, मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन है आर। ये ओ है, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए। तो ये एंगल यदि आई है तो ये भी आई होगा। तो इन ट्रेंगल ए ओ बी, इन ट्रेंगल ए ओ बी व्हाट विल हैपन, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू ए बी अपान ओ बी। इस ट्रेंगल में तो यही होगा। सिमिलरली देखो, यदि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये पूरा का पूरा वर्टिकली अपोजिट क्या हो गया, देखो ये भी आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यदि ये आर है तो ये भी आर हुआ, और ये आर हो गया तो ये आर हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो नाउ इन ट्रेंगल ए ओ डैश बी, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ए बी अपान ओ डैश b, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Now this is equation second. Now dividing 1 by 2, डिवाइड कर दिए तो आपको क्या मिला, साइन ऑफ आई अपान साइन ऑफ आर इज इक्वल टू, आप डिवाइड कर रहे हैं बच्चों तो ए बी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया ओ डैश बी अपान ओ बी, ओ डैश बी अपान ओ बी। और साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर, चूंकि रे किस में चला गया, एयर में गया। रे कहाँ चला गया बच्चों, एयर में। तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, लिक्विड से एयर में गया है, रे जहाँ जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ डैश बी, ओ डैश बी अपान ओ बी। अब देखो, इफ बी इज क्लोज टू ए, यदि पॉइंट बी हमारा ए के क्लोज हो, देन if b is close to a, b हमारा a के क्लोज है, देन आप क्या लिख सकेंगे, l म्यू a इज इक्वल टू ओ डैश ए अपान ओ ए, ये लिखेंगे आप। ओ डैश ए क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। अच्छा सुनो, देखो बच्चों, l म्यू a, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान ए म्यू एल बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ओ डैश ए अपान ओ ए। क्यों आप ऐसा लिखें, बाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। क्यों आप लिखें, बाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बाई द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ए ओ डैश ए को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो 1 अपान ए म्यू एल, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपरेंट डेप्थ बोलेंगे। और ओ ए को क्या बोलेंगे, ओ ए को हम बोलेंगे रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ। तो नाउ ए म्यू एल इज इक्वल टू, ए म्यू एल इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। दिस रेशियो इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रियल डेप्थ क्या है और अपरेंट डेप्थ क्या है, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर। नाउ नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, नॉर्मल शिफ्ट की जब बात करते हैं, नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया बच्चों, ओ डैश, इसी को नॉर्मल शिफ्ट बोलेंगे। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना है, रियल डेप्थ ओ ए है माइनस ओ डैश ए, पूरे में से ओ डैश ए हटा देंगे तो ये हमको नॉर्मल शिफ्ट आ गया। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ओ डैश ए को कॉमन आप ले लीजिए, ओ ए को कॉमन ले लीजिए, तो हमारा ओ 1 माइनस ओ डैश ए अपान ओ ए लिखना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल शिफ्ट ओ डैश इज इक्वल टू वाट, ओ डैश इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ये रियल डेप्थ है डी, 1 माइनस ओ डैश ए अपन ओ ए इज वाट, आप देखे हुए हैं पीछे ये लिखा हुआ था 1 अपान ए म्यू एल। अब या यहाँ से भी देख सकते हैं ए म्यू एल इज इक्वल टू वाट, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितना है ये, रियल डेप्थ ओ ए अपान अपरेंट डेप्थ ओ डैश ए, ओ ए अपान ओ डैश ए।
तो ओ डैश ए अपान ओ ए इजिकल टू 1 अपान ए म्यू एल। तो ये नॉर्मल शिफ्ट के लिए ये आपका हमारे पास फार्मूला आ गया, नॉर्मल शिफ्ट ये हो गया बच्चों, दिस नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू डी 1 माइनस 1 अपान म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप यदि किसी भी, मान लीजिए कि यहाँ तो लिक्विड है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रहता, कोई भी ग्लास है, जो भी है, तो वहाँ पर हम आप ऐसे लिख सकते हैं डी अपन 1 माइनस, ये हम लिख सकते हैं ये फार्मूला 1 माइनस 1 अपान म्यू। तो दिस इज फॉर नॉर्मल शिफ्ट। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम कुछ आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लिख लीजिए, कुछ आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ प्रॉब्लम जरूर लिखिए। ये हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, इसको आप बना लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम आपको कुछ एप्लीकेशंस और बताएंगे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्शन का कुछ और हम बताएंगे एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।